अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो जो फ़नलैंड की तारीख के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है। आज की वीडियो में हम मज़ीद दो चीज़ें फ़नलैंड की डिस्कस करेंगे। पहले ये 1500 सदी से लेकर 1800 सदी का फ़नलैंड, यानी इस अरसे में होने वाली तमाम चीज़ें, कश्मकशें और जंगें। इस पीरियड में किसानों ने बगावतें की और 1709 में अजीम शुमाली जंग हुई। और दूसरा ये कि 19वीं सदी का फ़नलैंड, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे फ़नलैंड दोबारा स्वीडन के कब्जे से आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर रूस के कब्जे में चला गया। फिर एक तवील जंग के बाद फ़नलैंड को रूस से आज़ाद करवा लिया गया और इसका दारुल हुकूमत तुर्को ओबो से लेकर हेलसिंकी मुंतकिल कर दिया गया। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दी। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करते हैं वो फ़नलैंड जो 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक रहा है। दोस्तों, मौजूदा फ़नलैंड का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है जो 1550 में तामीर हुआ, जो फ़नलैंड का नया दारुल हुकूमत बना था। ये शहर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसको यूरोप का सबसे कम उम्र दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। तो 1581 में फ़नलैंड को ग्रैंड डीची बनाया गया और इसी तरह 1596 और 1597 में फ़नलैंड के किसानों ने इल्म बगावत बुलंद कर दिया था। इस जंग को लट्ठों की जंग यानी क्लब वार का नाम दिया गया, क्योंकि किसानों के पास हथियार के नाम पर सिर्फ लाठियां थीं। अगरचे तिब्का अशरफियां स्वीडिश ने इसको सख्ती से कुचल दिया, मगर इससे फ़नलैंड के किसानों को कोई फ़ायदा ना हुआ और फ़नलैंड स्वीडन का अटूट आंगन बन गया। मतलब जैसा स्वीडन के लोग चाहते थे फ़नलैंड में वही होता था। दोस्तों, 17वीं सदी के इख्तिताम और 18वीं सदी के शुरू में अवाइल में फ़नलैंड के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल के ये साल थे। उन्होंने बहुत ही कठिन और बुरे हालात में गुजारे। 1696 मतलब 1696 में बहुत सख्त कहत पड़ा। खुराक की कमी और बीमारियों से फ़नलैंड की 1/3 तादाद जिंदा बच सकी, यानी हर 100 में से 33 इंसानी बच्चे बाकी बचे और ऊपर के जो बच्चे थे वो सब मर गए। दोस्तों, 1709 मतलब 1709 में अजीम शुमाली जंग ग्रेट नॉर्थन वार हुई और 1713 में रूसियों ने फ़नलैंड पर हमला किया और इस हमले में उन्होंने पूरे फ़नलैंड को रोंद डाला। पहले बीमारी फिर हमला। स्वीडिश और फ़नलैंड के लोगों की मुश्तरका फौज ने ईसु कोयरो नामी शहर में रूसियों से आखिरी मुकाबला किया, जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। दोस्तों, रूसियों ने 1713 से लेकर 1721 तक कब्जा करके रखा। इस कब्जे के दौरान उन लोगों पर बहुत बुरे टैक्स लगाए, मतलब उन लोगों का जीना यूँ समझ लिया हैरान कर दिया। सारे अमीर फ़नलैंड के जितने भी लोग थे स्वीडन मुंतकिल हो गए, लेकिन बेचारे किसान कहीं ना कहीं मुंह छुपाना पड़ा और इस तरह वो जलीलो ख्वार की जिंदगी गुजारते रहे किसान। दोस्तों, इसी दौरान चार्ल्स हफ्तम ने हुक्म दिया कि फ़नलैंड के लोग रूसी जंग के खिलाफ गोरीला जंग शुरू करेंगे, जिसको हम इंतकाम का नाम भी दे सकते हैं। 1721 में अमन मुआहदे के तहत चार्ल्स हफ्तम को हथियार डालने पड़े। फ़नलैंड का मशरकी हिस्सा जो कारिया कहलाता है रूस के हवाले करना पड़ा। इस इलाके के लोग फ़नलैंड में कारिया लाइनन कहलाने लगे, यानी कारिया के इलाके में रहने वाले लोगों को कारिया लाइनन कहने लगा। इसी दौरान 1710 में ताउन हेलसिंकी तक पहुंच गया और उसने शहर को वैरान कर दिया। फ़नलैंड का जो मेन सिटी था उसे हेलसिंकी कहते हैं। वहां पर ताउन बीमारी पहुंच गई और वो पूरे शहर को निगल गई। दोस्तों, 1741 में फिर से स्वीडन फ़नलैंड की रूस से जंग छिड़ गई। इस मरतबा फिर से शिकस्त हुई, वो भी फ़नलैंड को और स्वीडिश को। इस बार रूस ने मुकम्मल तौर पर फ़नलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन ओबो मुआहदे के तहत 1743 में जंग बंदी हुई और स्टेटस को यानी जो जिस हाल में है हर चीज़ वहीं छोड़ दिया जाएगा जैसे वो जंग से पहले थी। रूस ने सिर्फ फ़नलैंड के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाए रखा। इसके बाद 1788 में माग्नूस श्रिंगो ने अलहदगी पसंदों की तहरीक चलाई, मगर इसकी पैरोकारों की तादाद महदूद थी और ये 1790 में ख़त्म हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं 19वीं सदी के फ़नलैंड। दोस्तों, फ़नलैंड 18 में स्वीडन के तसल्लुत से निजात तो पा गया, मगर उस बार फिर भी वो आज़ाद नहीं रहा, बल्कि रूस की गुलामी में चला गया। 21 फरवरी 1808 में रूसियों ने हमला किया। जंग में कभी स्वीडन का पल्ला भारी होता, कभी रूस का। आखिरकार ओवेनियन नामी मकाम पर रूसियों की फैसला कौन बरतरी हासिल हुई और स्वीडिश फौज फ़नलैंड से बाहर निकल गई। इसके बाद फ़नलैंड ने रूसी का मतलब जो किंग था, जिसका नाम जार था, उससे अमन का मुआहदा किया। 18वीं सदी के दौरान स्वीडिश की लगातार कमजोरी और रूस की बढ़ती हुई ताकत की वजह से फ़नलैंड की पार्लियामेंट डाइट ने जार
एक्जिल को अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया। मतलब वो जो रूस का किंग था उसको अपना किंग मान लिया, उसका नाम जार था। जार ने यह तस्लीम किया कि फिनलैंड को रूस का हिस्सा नहीं बल्कि खुद मुख्तियार रियासत के बराबर दर्जा दिया जाएगा और फिनलैंड अपने कवानीन वैसे चलते रहेंगे जैसे पहले थे। और 1812 में फिनलैंड जार के हुक्म के तहत फिनलैंड का दारुल हुकूमत तुर्को ओहो से लेकर हेलसिंकी मुंतकिल कर दिया गया। 19वीं सदी के शुरू में ही साइमा नामी नहर बनने की वजह से फिनलैंड को मगरबी यूरोप तक अपनी लकड़ी पहुंचाना आसान हो गया। 19वीं सदी के आखिर तक फिनलैंड में कौम परस्ती यानी नेशनलिज्म काफ़ी परवान चढ़ चुका था। इसी दौरान उन्होंने अपने अदब की तरफ तवज्जो दी और 1835 में इलियास लोवन रोत नामी शख्स ने फ़नी लोक नज़मों को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में छाप दिया। इसके लिए उसने 15वीं साल तक फिनलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करना पड़ा। पेशे के लिहाज से वो खुद डॉक्टर था। उसके बाद ज़बान और कल्चर की तरक्की की तरफ तवज्जो दी गई फिनलैंड में और 1858 में फ़न ज़ुबान के ग्रामर सिखाने का पहला स्कूल कैम हुआ और 1890 में आधे स्कूलों की ज़बान भी फ़नी बन चुकी थी। मतलब जो फिनलैंड की ज़बान उसको फ़नी कहते हैं वो ज़ुबान बन चुकी थी। इससे पहले ये सारा काम स्वीडिश से सारा अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब फिनलैंड के लोग खुद कर रहे थे। दोस्तों इसी 19वीं सदी के इख्तिताम पर आखिर ये जो किंग था जार रूस का, उसने नेशनलिज्म की हौसला शिकनी की, उसको ख़त्म किया और इकदाम उठाए जिसमें यह भी था कि जार और उन फ़नी कवानीन को जब चाहे बदल सकता है जो रूस के मफाद के खिलाफ होंगे और इस काम के लिए उसे फ़नी पार्लियामेंट की इजाज़त भी दरकार नहीं होगी। मतलब उस कानून को तब्दील करने के लिए फिनलैंड की जो पार्लियामेंट थी उसकी इजाज़त भी दरकार नहीं होगी। दोस्तों ये थी इसकी फिनलैंड के ऊपर हमारी दूसरी किस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किस्त आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।